बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुकूमत ने अंदेशों के ऐन मुताबिक सिंध के खिलाफ मुहाजराई शुरू करने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में जो ऑपरेशन किया जाएगा उसका नाम डाकू और चोरों के खिलाफ मुहिम के तौर पर लिया गया है। जबकि मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। इस पर बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ुसूसी मुईद पीरज़ादा ने पूरी दुनिया में जिस तरह इमरान खान की जग हसाई का इंतज़ाम किया है उस पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये सिफारती हल्के और दफ्तर खारजा के जो माहरीन हैं उनके मुताबिक कभी दुनिया के किसी मुल्क ने किसी सरबराह दूसरे सरबराह से मुलाकात की भीख इस तरह नहीं मांगी जिस तरह मुईद यूसुफ साहब ने मांगी है। तो क्या ये मुईद यूसुफ साहब ने इनकी बदनामी का इंतज़ाम किया है या इमरान खान से खुद हमाकत हुई है? इस्लामाबाद से जो तल्लुक़ रखने वाले कुछ बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं, जो PTI के नज़दीक है, कि दरअसल मुईद यूसुफ को इमरान खान ने कहा था कि कुछ बंदोबस्त करो, अब बाइडन से मेरी टेलीफोन पर बात करवाने का कुछ इंतज़ाम करो और कुछ कैंपेन करो। तो मुईद यूसुफ ने गलती ये की या लड़ाई ये की या शायद उसे इमरान खान ने ही ऐसा कहा होगा कि उसने खुलकर कह दिया कि बाइडन अमरीकी सदर जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहा, और अगर वो मुलाकात को इतनी रियायत समझता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन और भी हैं। और इस बात पर यकीनन अमेरिका और भारत और खुद पाकिस्तान इस्लामाबाद के हल्के हंस रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में भी बात करता हूँ। तो मुईद यूसुफ ने ये जो किया उसका नतीजा ये निकला है कि भारत और बांग्लादेश के अखबारात ने इस खबर को अपने अंदाज में छापा है और मज़ेदार सुर्खियाँ लगाई हैं जो पाकिस्तान के लिए तकलीफदेह हैं। और खुद यूरोपीय हलकों में इस बात को तबसरों में शामिल किया गया। यूरोपीय अखबारात में खबर तो नकल नहीं की गई क्योंकि बरतानिया और यूरोप में अखबार दूसरे अखबार की एक दिन की पुरानी खबर नहीं लेते, लेकिन उसको अपने तबसरों में शामिल ज़रूर कर लेते हैं। तो यहाँ एक और लतीफ़ा भी ये हुआ कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो मतन छपा उसका तर्जमा पाकिस्तान के अखबारात ने छापा और टीवी पर भी वो नशर हुआ, लेकिन वो फिक्रा जिसमें इमरान खान की भद उड़ाई गई थी उसका तर्जमा किसी ने नहीं छापा सिवाय रोज़नामा दुनिया के। और दुनिया के मुतरजम ने भी उस कपट का लफ्ज़ जो था उसको मोहरे के लफ्ज़ से बदल दिया, यानी कठपुतली की बजाय। उसके असल अल्फाज क्या थे? फाइनेंशियल टाइम्स के वाशिंगटन में जो तजियाकार बैठे हैं उनके हवाले से उसने लिखा कि खान वाज स्नब्ड बिकॉज ही सीन एज ए पपेट ऑफ पाकिस्तान पावरफुल मिलिट्री ऑपरेटर्स, यानी उसको सनब यानी इसको एक किस्म का तर्जमा करना चाहिए कि धुतकारा गया है या उसे बेइज्जत किया गया। ये लफ्ज़ जो था, ये फिक्रा पूरा पाकिस्तान के अखबारात ने नहीं छापा, हत्ता के रोज़नामा जंग ने भी नहीं छापा, जो खबरों के मामले में कुछ अर्सा पहले तक कदरे पेशावराना असूलों का मुजाहरा करता रहा है, उन पर अमल करता रहा है। दुनिया ने इसका तर्जमा ये किया है कि वाशिंगटन में जो तजियाकार हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इसलिए धुतकारा गया कि अमेरिका के नज़दीक ये इमरान खान मुक़्तदर हलकों का मोहरा है, यानी पकड़ के लफ्ज़ को मोहरे से बदल दिया। बहरहाल माने के एतबार से इसमें मोहरे में और पकड़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन असूल का तकाज़ा ये था कि पकड़ का तर्जमा कठपुतली के लफ्ज़ से ही किया जाता। और कठपुतली के लफ्ज़ से इमरान खान बहुत चिढ़ता है और बिलावल का उसने कई मरतबा मजाक भी उड़ाया, उसकी नकल भी उतारी, सिर्फ इस वजह से कि बिलावल उसको सबसे ज़्यादा कठपुतली का नाम देता रहा। और मुईद यूसुफ का ये फिक्रा कि पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, तो नाज़रीन पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ 100% हिसार चीन पर करे और अमेरिका से मामला का बाब बंद कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ऑप्शन कौन सा रहता है? मौजूदा सूरत हाल में जो ऑप्शन है उनका ताल्लुक है अफगानिस्तान की सूरत हाल से। अफगानिस्तान में अमेरिका की खाश है और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान की अहमियत अब पहले जैसी नहीं रही। जैसे कि आप कुछ अरसों से देख रहे हैं कि अमेरिका के जो बड़े बड़े अहदेदार, ये वज़ीर इस खित्ते का दौरा करते हैं, तो माजी में ये होता था कि वो पहले पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुक्मरानों से मिलते थे, फिर भारत जाते थे, या अगर पहले भारत जाते थे तो वापसी पर पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलते थे। लेकिन अब उनकी जो फ्लाइट है वो सीधी दिल्ली जाती है और दिल्ली से वापस सीधी वाशिंगटन चली जाती है, यानी बीच में पाकिस्तान को वो गोल कर जाते हैं। तो अहमियत का मामला तो आप सबके सामने है।
बहरहाल अफगानिस्तान में अमेरिका को हमारे एक किरदार की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि वो किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं है। वो किरदार है, वो अमेरिका ये नहीं चाहता कि तालिबान को सफाया कर दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए उनको। अमेरिका का तकाजा ये है कि अफगानिस्तान के गालिब हिस्से पर तालिबान का कब्जा नहीं होना चाहिए। यानी जो इस वक्त एक नाजुक सा बैलेंस है, इस वक्त 50-60% रकबे पर तालिबान काबिज है, लेकिन जो ज़्यादा अहम इलाका है जिसको सेंट्रल अफगानिस्तान कहा जाता है, वहाँ काबुल हुकूमत अशरफ गनी की जो काबुल हुकूमत है उसका कब्जा है। तो अमेरिका ये चाहता है कि ऐसा न हो कि अफगान माजी की तरह अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर जब उन्होंने 90% इलाका अपने ज़ेर नगी कर लिया था, उसकी मिसाल दोहराई जाए और यानी अशरफ गनी हुकूमत सिर्फ काबुल के चंद मोहल्लों तक महदूद होकर रह जाए, तो पाकिस्तान इस सिलसिले में किरदार अदा करे। अब पहली बात तो यह है कि तालिबान पर पाकिस्तान का पहले जैसा असर और रसूख रहा ही नहीं है, और अगर हो भी तो तालिबान पाकिस्तान की ये बात क्यों मानेंगे, जबकि उन्हें कई इलाकों पर कब्जा करने में ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं है। बाद इलाकों में सख्त मुज़ाहमत हो रही है, लेकिन कुछ इलाके जो है वहाँ हुकूमती फ़ौजें और सिक्योरिटी दस्ते सरेंडर कर जाते हैं और तालिबान के सामने हथियार डाल देते हैं, जिसको अफगानी इस्तिलाह में तस्लीम करना कहते हैं। वो तो तस्लीम हो रहे हैं बहुत सारे इलाके। तो इस वक्त जो अगर आप नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि 60% से भी ज़्यादा रकबा जो 2 महीने पहले 50 या 55% था, अब 60% से भी ज़्यादा, बल्कि अगर हम ये कहें कि 65% इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुबालगा नहीं होगा। तकरीबन इतना रकबा उन्होंने कब्जे में कर लिया है। और फिर इत्तेफाक की बात यह है, यानी सूबे इत्तेफाक की बात यह है कि अफगानिस्तान में जितने भी धड़े हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा अहम धड़े काबुल सरकार है, जिसको शुमाली इत्तेहाद की हमायत भी हासिल है, और दूसरे जो तालिबान है। तो इन तीनों धड़ों में से कोई एक भी धड़ा ऐसा नहीं है जिसको पाकिस्तान पर एतमाद हो या एतबार हो। तो पाकिस्तान किसी किस्म का किरदार अदा करने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, ये किस्सा जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आगे ये सिंध ऑपरेशन जो है, हुकूमत ने ये ऐलान किया कि सिंध के अवाम को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जराइम की, अवाम की। नाज़रीन, इससे ज़्यादा वारदातें पंजाब में हो रही हैं। आबादी के तनासब से देखा जाए तो पंजाब जो है वो इस वक्त सिंध से दुगना आगे है जराइम में। हर रोज़ डकैती के दर्जनों वाक़यात होते हैं, छोटी डकैतियों के सैकड़ों वाक़यात होते हैं। डकैती मर्डर के कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन डकैती मर्डर ना हुए हो। मकानात पर कब्जे, जायदादों पर कब्जे, बच्चों का अगवा, बच्चों का कत्ल रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, और चोरी, राहज़नी और गाड़ी छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल छीनना, ये वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पंजाब की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, सिवाय परवेज़ इलाही के दौर में। उस वक्त भी एक ऐसी ही लहर पंजाब में खौफनाक जराइम की आई थी, और उस वक्त लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पंजाब में होने वाली हर बड़ी डकैती का पूरा चौधरियों के घर की तरफ जाता है। चौधरियों के घर का नाम नथ हाउस है, तो वो नथ हाउस की तरफ जाता है। ये लोग सहाफ़ती हल्कों में ये बात मशहूर थी, गलत थी या सही, लेकिन याद आ गई। तो पंजाब में जराइम जो है वो परवेज़ इलाही के दौर को भी मात कर गए हैं। तो अगर ऑपरेशन ये आवाम से इखलास की वजह से किया जा रहा है, तो सब इससे सिंध से पहले पंजाब में एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब हो या शुमाली पंजाब या लाहौर हो, इस्लामाबाद इस वक्त जराइम का दारुल बन चुका है। रोज़ाना बिला नागा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इस्लामाबाद में 2-3 संगीन वारदातें ना हुई हो। औरतों की लाशें मिल रही हैं, कल भी एक लाश मिली है, और उसकी पहचान के लिए पुलिस ने बहुत सारी लापता ख़वातीन के रिश्तेदारों को बुलाया है कि आप पहचाने, कहीं ये आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब इतने सारे लोगों को बुलाया गया है इस्लामाबाद से, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में बहुत वारदातें हो रही है जिनको छुपा लिया जाता है या अखबारात में उस तरह नहीं आने दिया जाता। तो ये पंजाब की सूरत हाल, ये सिंध से ज़्यादा नाजुक है। सिंध में सूरत हाल, ये सिंध ऑपरेशन का मकसद क्या है, ये इनके तरीक़ेकार क्या होगा, ये कुछ दिनों तक बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिंध में ऑपरेशन करेंगे, और इस तरह का ऑपरेशन करेंगे कि जिसका अवामी रद्द-ए-अमल हो, पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल हो। जिस तरह ज़ियाउल हक़ ने एक मरतबा सिंध में ऑपरेशन किया था, और असलम बेग के ज़माने में भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे गैर जराइम पेशा आम शहरी सिंधी मारे गए थे, जिसका रद्द-ए-अमल हुआ था। तो ये उस तरह का रद्द-ए-अमल होगा, और रद्द-ए-अमल पुरतशद्दुद होने का ख़तरा तो रहता है, और अगर ख़तरा ना हो तो मज़ीद सख्ती करके रद्द-ए-अमल को पुरतशद्दुद बनाया जा सकता है। और जब रद्द-ए-अमल पुरतशद्दुद होगा तो सिंध में गवर्नर राज की
راہ ہموار کی جا سکتی ہے، جس کے لیے ان کی تیاریاں اور ارادے بہت پہلے سے واضح. یہ 6-7 مہینے سے ان کا فیصلہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے اور سندھ پیپلز پارٹی کو سندھ سے نکال دیا جائے. تو یہ وہ پرانی خواہش 6-7 مہینے پہلے جو اب ان کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ناظرین ستم ظریفی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسی دن سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم کی پشت میں چھرا گھونپا تھا، اور جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم آج ایک عضو معطل بلکہ ایک قصہ ماضی بن گیا ہے. اس کا کوئی کردار اب نظر نہیں آ رہا، اور شہباز شریف بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ اپوزیشن جو ہے وہ جس طرح کے سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ کل کے لونڈوں سے بے عزت ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، اور یہ اسی کی مستحق ہے کہ یہ ایسے ہی لوگوں سے رسوا ہو. تو پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت بچانے کے لیے اور کچھ دوسری مراعات حاصل کرنے کے لیے، جن کے وعدے تو کیے گئے لیکن وعدے پورے نہیں کیے گئے، یہ سارا کھیل کیا تھا اور پی ڈی ایم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. تو لیکن وہ دن پھر سامنے آ کھڑا ہوا ہے. اتنی زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کے لیے بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ اپوزیشن میں رہتی، کیونکہ اپوزیشن کے اتحاد نے ایک مرتبہ کو حکومت کو اور اس کے سرپرستوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور لگتا تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ تنکے کی طرح ڈول رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے وہ کارنامہ کیا اور ان کے ساتھ شہباز شریف نے وہ کارنامہ کیا کہ اپوزیشن پناہ ہو گئی اور حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی. تو سندھ میں یہ آپریشن کا یہ سلسلہ سندھ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آپریشن جو ہے یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا. لیکن یہ بات کوئی قصے کا ہے، کیونکہ عمران خان کے لیے ملک کی سلامتی کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ انتقام اور تباہی پر یقین رکھتا ہے، اور وہ اس مسئلے پر، اس رستے پر آگے چل رہا ہے. تو اب دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر اب بھی کچھ پچھتاتے ہیں یا نہیں. ناظرین اسی پر آج کے پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.